सीएम धामी सरकार की आम बजट की तैयारी। मुख्यमंत्री ने किया जनता से सुझावों में आदर्श प्रदेश बनाने का दावा। केदारनाथ पहुंच रहे 20% मरीज हाइपोथर्मिया से पीड़ित। 4600 श्रद्धालुओं का किया गया उपचार। अब 4 धामों की तय क्षमता से अधिक नहीं होंगे पंजीकरण। पोर्टल पर व्यवस्था की गई लागू। वीकेंड पर उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों और गुलजार हुए हैं और मसूरी उमड़े पर्यटक उमड़े पड़े हैं और माल रोड पर बड़ी है रौनक। उत्तराखंड में कोरोना 7 जिलों में 24 संक्रमित मिले। प्रदेश की रिकवरी दर 96.8%। उत्तराखंड में 15 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान। 1 जून से होगा प्री मानसून सावर। गर्मी से मिल सकती है राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर नैनीताल से है, जहां पर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य अतिथि गृह में आयोजित बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम में प्रतिभाग करने नैनीताल पहुंचे हैं और वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने नैनीताल क्लब में बजट पर संवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य का बजट तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर, व्यापार मंडल, उद्योगपतियों और परिवहन कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे हैं। सीएम ने कहा है कि इन सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया जाएगा ताकि प्रदेश को आदर्श राज्य बनाया जा सके। हमारी यूनिवर्सिटीज को और हमारी लैबोरेटरीज को मैंडेट दिया जाना चाहिए, अच्छी मार्केट में भेज सके। कश्मीर में एप्पल जनवरी के बाद भेजते हैं, फरवरी के बाद। सामान्य जनता का बजट हो, उस बजट में सभी के सुझाव आ जाए, क्योंकि विभिन्न जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उद्योग समूह से, कृषि समूह से, उद्यम समूह से, सभी समूह के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। होटल वालों को, हमारे जो है परिवहन वालों को, व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दुग्ध संघ में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है इस सेक्टर को। और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायतों के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि जिससे हमारा राज्य जो है 2025 आते एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाए, अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाए, श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाए। खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में लीगल सर्विस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और इस लोक अदालत में श्रम कानून संबंधी, अपराध संबंधी, वैवाहिक मतभेद सहित जमीन विवादों और अन्य केसों में सुनवाई हुई और लोक अदालत में वादों का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभिन्न विभागों से अधिकारी भी मौजूद रहे। अदालत में प्रदेश भर से वादी पहुंचे थे और रजिस्ट्रार जुडिशियल अरविंद कुमार ने बताया कि लोक अदालतों से आम लोग जो सुलह समझौते करने के माध्यम से अपने वाद विवाद निपटाना चाहते हैं, उन्हें राहत मिलती है और ये मुख्यतया मध्यस्थता से निपटाने वाले वाद होते हैं। और राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायपूर्ति शरद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल परिसर में आयोजित की गई है, जिसमें काफ़ी सहयोग पक्षकारों का और अधिवक्ताओं का और अन्य जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके जितने ऑफिसर्स हैं सबका सहयोग मिला और प्रक्रिया अभी चल रही है। काफ़ी मामले निस्तारित भी हुए हैं, जिनमें 19 मामले जो हैं, जो विभिन्न प्रकार के मामले हैं, जिनमें इंश्योरेंस के मामले, मोटर एक्सीडेंट के मामले हैं और कुछ मैट्रिमोनियल मामले हैं, उनका निस्तारण हुआ है। प्रक्रिया अभी जारी है। अभी तक 19 मामले निस्तारित हो चुके हैं और अभी प्रयास जारी है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर जिले में आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं और ताजा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुर नंबर 3 का है, जहां पर भाजपा मंडल महामंत्री संदीप कार्की को गोली मार दी गई, जिसके बाद संदीप कार्की को इलाज के लिए द मेडिसिटी अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। भैया बना ही लिए थे।
खबर देहरादून से है, जहां पर राजधानी में स्मार्ट सिटी का काम काफी लंबे समय से जारी है और स्मार्ट सिटी के काम के चलते जगह जगह सीवर व पानी की लाइन के लिए खुदाई का काम और सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार स्मार्ट सिटी के सीईओ, जिला अधिकारी और आर राजेश कुमार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके बावजूद भी राजधानी का हाल का जस का तस बना हुआ है। वही स्मार्ट सिटी को लेकर भाजपा प्रवक्ता सादाब शम्स का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और जब घर में कोई काम होता है तो सामान तो फैलता ही है। कहीं ना कहीं एक सोच, एक नए विजन के साथ हमारा एक सपना है, जब काम होता है दिवाली से पहले, ईद से पहले, जब आप अपने घर में डेंटिंग, पेंटिंग, पुताई कराते हैं तो घर बिखर जाता है, लेकिन घर बिखेरने का मकसद घर को संवारना होता है। शायद कांग्रेस की कटाक्ष केवल हम पे करती रही है, जनता सब समझती है कि घर को सुधारने की, संवारने की एक ईमानदार कोशिश है। हमने गैस पाइपलाइन बिछा दी है, बढ़िया जल की पाइपलाइंस बिछ गई हैं, रोड्स और रोड्स के बराबर में फुटपाथ की व्यवस्था, प्रॉपर लाइट्स की व्यवस्था, बहुत खूबसूरत स्मार्ट सिटी दिखने जा रही है। मुझे लगता है जहां कमी रह गई है, युवा मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो गड़बड़ अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट सिटी का काम अधूरा है और जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, कचरा फैला हुआ है, जिसके चलते गंदगी को लेकर के लोगों ने आवाज़ उठाई और इसके साथ ही जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जब कोई काम होता है, जिस तरह से घर में कूड़ा फैलता है, तो जाहिर सी बात है कि जब काम होता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिट्टी है, कूड़ा है, फैलता ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। डीएम स्मार्ट सिटी का और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हालांकि ये देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्मार्ट सिटी का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते जो आवाजाही कर रहे हैं, आवाजाही करने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। खबर काशीपुर से है, जहां पर थाना कुंडा क्षेत्र में 5 दिन पूर्व मिट्टी उठाने को लेकर विवाद और गोलीकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेजी करते हुए वारदात में शामिल आरोपियों में से दूसरे आरोपी जगरूप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी ग्राम भरतपुर पन्नू फॉर्म थाना कुंडा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसको न्यायालय के समक्ष पेश भी किया गया है। जहाँ कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटित कोई कर रहा है या उसमें संलिप्त पाया जा रहा है, तो उसके द्वारा जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो आज जैसे मौके पे पुलिस टीम के साथ हमारी राजस्व की टीम भी थी, तो मौके पे ये पाया गया, जो अभी जो घटना में आपराधिक हैं, वहाँ ये पाया गया कि कुछ ऐसी चक्रोड हैं जिस पे अतिक्रमण किया गया है, कुछ ऐसी वृक्षारोपण की भूमि है जहाँ पे भी अतिक्रमण है, और कुछ ऐसे खेल के मैदान भी हैं जो ग्राम सभा की होती है, उस पर भी अतिक्रमण पाया गया है। तो सारे अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है और मौके पे तत्काल, क्योंकि चक्रोड जो है एक सार्वजनिक रास्ता होता है, मौके पे वहाँ टीम हमारी पूरी उपस्थित थी, तो चक्रोड जो होता है उसको हमने तुरंत वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया। 9 मई की रात को सूचना मिली थी कि जो केसरीपुर गांव है भरतपुर पन्नू फार्म के निकट थाना कुंडा क्षेत्र में, तो वहाँ पर 2 पक्षों में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर विवाद हुआ और जिसमें गोलीबारी हुई। तो इसमें एक पक्ष अनूप सिंह और जोगा सिंह है, उनकी शिकायत थी कि इन लोगों ने जोगा सिंह पर फायर किया है और वो घायल हो गया और फिर अस्पताल ले गए जोगा सिंह को। सूचना पर पुलिस गई, मौके से जो है खोखे भी बरामद हुए, जिसमें कि 12 बोर के भी हैं और 32 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के पिस्टल के। इसमें सतनाम सिंह जो इसका मुख्य अभियुक्त है, उसकी वहीं से गिरफ्तारी हो गई थी। इसमें 2 अभियुक्त, सतनाम सिंह का छोटा भाई जगरूप सिंह और सतनाम सिंह का बेटा गुरप्रीत उर्फ गोपी, ये फरार हो गए थे। तो आज जगरूप की गिरफ्तारी हुई है। केदारनाथ यात्रा में डंडी कंडी के साथ पुनर्निर्माण का कार्य करने वाले मजदूरों का वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग गौरीकुंड के काकड़ा गाड़ के बीच अनियंत्रित होकर सड़क से 50 मीटर नीचे खाई में गिर गया,
जिसमें ड्राइवर सहित 8 मजदूर सवार थे। गनीमत रही कि गाड़ी नदी में जाने से बच गई, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ के जवानों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया और सभी घायलों को सड़क तक लाकर उन्हें 108 सेवा से सीएचसी अगस्त्यमुनि भिजवाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल के लिए रेफर भी कर दिया गया। वहीं सीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर विशाल और डॉक्टर हेमा ने बताया है कि सभी की हालत सामान्य है, सिर्फ 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नारायण सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, बाकी को एहतियात के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग के लिए रेफर कर दिया गया है। ये 50 मीटर खाई में कार गिरने से 8 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सभी घायलों को बाहर निकाला है और 108 के माध्यम से सभी को सीएचसी में भर्ती कराया है, लेकिन 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बाकियों का इलाज भी जारी है। गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है और बाल घायल जो हैं वो बचे हैं और काकड़ा घाट में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 50 मीटर की खाई में कार गिर गई जिससे कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 की हालत जो है वो बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि 2 लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, बाकियों का सबका इलाज जारी है। तो एसडीआरएफ की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया था और इसके साथ ही एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराया गया। तो रुद्रप्रयाग से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। खबर काशीपुर से है, जहां पर बीती रात करीब 10:30 बजे जसपुर खुर्द स्थित साहनी रिसोर्ट के सामने मोहल्ला काजीबाग निवासी वीर सिंह और उसका दोस्त रामपुरा निवासी रजत सिंह एक पकौड़ी के ठेले पर पकौड़ी खा रहे थे कि अचानक वहां से गुजर रहे एक बुलेट सवार व्यक्ति ने वहां आकर दोनों ही लोगों से पकौड़ी पहले लेने को लेकर कहासुनी हो गई और जिसमें जसपुर खुर्द निवासी बुलेट सवार जसवीर सिंह ने उन दोनों के ऊपर फायर झोंक दिया। वहीं दोनों फायर से अब बाल बच गए और गोली उनके पास खड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए और हमलावर भीड़ को देखकर वहां से तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। घटना की खबर लगते ही वहां पर पुलिस बल भी आ गई और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए हमलावर को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम जसवीर सिंह निवासी जसपुर खुर्द बताया है और पुलिस ने उसके पास से कमर में बंधी बेल्ट में से 9 जिंदा कारतूस व 1 खाली कारतूस और तमंचा बरामद कर हिरासत में ले लिया है। कल रात को करीब 10 बजे हमारे पास सूचना आई कि किसी व्यक्ति ने साहनी रिजॉर्ट के सामने आईटीआई क्षेत्र में फायरिंग की है और हमारी गश्ती टीम भी थी तो चीमा चौक के पास उस व्यक्ति को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साहनी रिजॉर्ट के पास जिस व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हुई थी उसकी तरफ से थाने में मुकदमा लिखा गया है और 25 साल का मुकदमा पुलिस की तरफ से लिखा गया है। उस अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया और दोनों संबंधित धाराओं में उसको जेल है। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर थाना अंतर्गत रामबाग गांव में 21 वर्षीय युवा विशाल स्वर्णकार सुबह अपने सब्जी के खेत में घास की सफाई करने गया था और खेत में लगे मोटर नीचे पड़े तार में करंट बह रहा था। इसी दौरान विशाल स्वर्णकार करंट की चपेट में आ गया और वहीं खेत में विशाल बेसुध हालत में पड़ा रहा। विशाल का भाई खेत में जाकर खेत कर उसका होश में लाया और उसने आनन फानन में विशाल को उठाना चाहा, तभी उसको करंट लगा। तब विशाल के भाई ने फावड़े के डंडे से बिजली के तार को हटाया और विशाल को रुद्रपुर एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां विशाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
डोईवाला की सौंग नदी किनारे स्थित केशवपुरी बस्ती और राजीव नगर को बाढ़ से बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार बनाने का काम तेज गति से कर दिया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पूर्व में स्वीकृत सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य इन दिनों प्रगति पर है। केशवपुरी और राजीव नगर को सौंग नदी के बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए सिंचाई विभाग कई करोड़ की लागत से सुरक्षा दीवार बनाने का काम कर रहा है। शुरू में सुरक्षा कार्यों में गुणवत्ता को लेकर शिकायत शासन और विभाग को मिली थी, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के सख्त आदेश के बाद विभाग ने कार्य की जांच की तो कार्य संतोषजनक पाया गया, लेकिन उसके बाद भी विभाग के अधिकारियों में सुरक्षा दीवार बनाने का काम कर रही कार्यदायी संस्थाओं से गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखकर कार्य करने के निर्देश भी दिए, जिसके बाद अब काम से क्षेत्र के लोग और अधिकारी संतुष्ट हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर एसडीएम ने एक बार फिर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है और एसडीएम ने एक बार सूचना के आधार पर लक्सर के रायसी क्षेत्र में छापा मारकर अवैध खनन सामग्री से लदे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं, लेकिन इस दौरान खनन माफिया बचकर भागने में सफल रहे। इन वाहनों में नदियों से अवैध खनन पर निकली गई रेत भरी हुई है और एसडीएम ने चारों खनन वाहनों को सीज कर दिया है। इससे पहले भी एसडीएम ने सुल्तानपुर और भीकमपुर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की थी। निश्चित रूप से लगातार जो अवैध खनन की शिकायत ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है और लोगों के द्वारा ये भी कहना है कि अवैध वाहनों के चलने से उनके सड़कें पुलिया सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसको लेकर के जिन क्षेत्रों में शिकायत आ रही है मेरे द्वारा और स्टाफ को लेकर के छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में आज 4 वाहन अवैध खनन से संबंधित पकड़े गए हैं, जिनमें नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कोविड के चलते पिछले 2 साल से स्थगित कांवड़ मेले में इस बार बड़ी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने का अनुमान है और इसे लेकर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों से कांवड़ मेले की तैयारियों में अभी से जुटने को कहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कांवड़ पटरी सहित कांवड़ यात्रा में इस्तेमाल होने वाली सड़कों का अच्छी तरह से निरीक्षण कर 1 सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये 14 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जो हमारी कांवड़ यात्रा होनी है और हम लोग जिस तरह का इस बार अनुमान लगा रहे हैं कि चूँकि पिछले 2 साल कोविड के कारण यात्राएं नहीं हो पाई थी, इस बार काफ़ी लोगों में उत्साह है। आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक पहली बुलाई गई थी। इसमें पुलिस विभाग और सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, पेयजल का हो, नगर निगम के कर्मचारी हों, PWD, इरिगेशन, सभी की एक मीटिंग की गई और काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है और सभी विभाग के विभागाध्यक्षों को कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे कांवड़ रूट हैं उनका सब खुद ही व्यक्तिगत रूप से जाकर भ्रमण कर लें। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर कई सीमांत गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा मुनादी की कार्रवाई से ग्रामीणों में खलबली मची हुई है। सिंचाई विभाग की टीम से आक्रोशित ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक का सामना करना पड़ा और धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन करने की ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि शारदा सागर डैम के तट पर लगभग 70 वर्षों से बसे ग्रामीणों को नोटिस जारी कर 14 अप्रैल तक डैम खाली करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसका ग्रामीणों पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं 7 मई को ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण को लेकर आयोजित सांकेतिक जल समाधि को संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीड़ित ग्रामीणों के द्वार पहुंचकर उनको आश्वासन दिया था कि किसी को भी हटाया नहीं जाएगा।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करने के लिए वो बाध्य होंगे। वहीं सहायक अभियंता सिंचाई विभाग राजकुमार ने बताया है कि डैम के अतिक्रमणकारियों को पहले ही डैम खाली करने का नोटिस दिया गया था। 14 मई को अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन डैम खाली नहीं किया गया है, इसलिए मुनादी कराई जा रही है। यहाँ हमें इंदिरा आवास मिला, पानी का सुविधा सरकारी मिला है, आंगनबाड़ी है, सरकारी स्कूल है, रोड है सरकारी, बिजली सरकारी है। 70 साल से सब चीज़ सुविधा हमें मिल गया, जाति स्थाई भी हमारा बना है। और अब यहाँ हमें उजाड़ने के लिए आज प्रशासन आके अनाउंसमेंट कर रही है उजाड़ने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। और कहने का मतलब सर कि यहाँ उत्तराखंड और यूपी का बंटवारा भी नहीं हुआ है और यूपी वाले लोग आके आज हमें उजाड़ने का आश्वासन दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे आए थे और वो हमें आश्वासन करके गए हैं कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा, आप लोग परेशान मत होइए। और आज 4-5 दिन के बाद ये हमारे संग हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न है हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और हम छोड़ने वाले नहीं हैं, यहाँ से हम कहीं जाने वाले नहीं। भले हम मर जाएंगे लेकिन हम जाएंगे कहीं नहीं। हम लोग 65 साल से लगभग यहाँ बसे हुए हैं, 65 साल से लगभग बसे हुए हैं, जबकि हमारी 2 पीढ़ियाँ गुजर गईं। और हम लोगों को सन 2020 में एक अल्टीमेटम दिया गया था, मतलब सूचना के माध्यम से कि आप लोगों को हटाया जाएगा, जबकि इस पर हम लोगों ने हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आश्वासन मिला कि आप लोग उजाड़े नहीं जाएंगे, आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया और हम लोग इस आश्वासन पर रहे। और पुराने समय से भी नेतागण लोग ये आश्वासन देते आए हैं कि आप लोगों को कभी नहीं उजाड़ा जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोग प्रताड़ित किया जा रहा है और उजाड़ने का प्रावधान बना करके और कार्रवाई की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा में जेबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बोर्ड गवर्नर की बैठक की गई और अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने की। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और पूर्व में रजिस्ट्रार की नियुक्ति निराधार है, अतः नियुक्ति को निरस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के वर्ष 2009 से संबंधित मामलों के अनुपालन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में रखी जाएगी। एक अन्य निर्णय के तहत इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक पर कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा अगली बैठक में रखी जाएगी और कार्मिकों संबंधी मामलों में करियर और एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति व ग्रेड पे वृद्धि की जाएगी। और बैठक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रभारी व्यवस्था को समाप्त करके निदेशक के पूर्णकालिक नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के अलग अलग नियमों को अधिनियम के तहत लाया जाएगा। इससे पर्यवेक्षण करने में मदद मिलेगी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। आज जेबी पंत इंस्टीट्यूट गुरुद्वारे का जो है एक बैठक हुआ था गवर्नर बॉडी का, इसमें क्या निर्णय हुए? देखिए, इसमें बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जिस तरह से इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रार की एक नियुक्ति की गई थी और जो उस नियुक्ति को डीओजी ने निराधार पार्टी में नियुक्ति को निरस्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय का 2009 का एक आदेश था जिसकी कंप्लाइंस नहीं हुई है अभी तक उसमें इंस्टीट्यूट में, उसके लिए एक कमेटी बनाई है जो पूरे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में एक इंक्वायरी करके अगली बीओजी की बैठक में अपनी जांच सिफारिशों को बीओजी की बैठक में रखेंगे। उनसे है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों से सीधे संवाद करने के निर्देश के बाद मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने आदेश दिए हैं कि शासन में जनता और जनप्रतिनिधियों के सचिवों से मिलने का समय दोपहर सोमवार तय कर दिया गया है और सभी सचिवों को साफ कर दिया गया है कि वो बार बार डीएम और फील्ड के अफसरों को मीटिंग के नाम पर सचिवालय न बुलाएं। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता सादाब शम्स का कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा वर्क कल्चर को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं
जिसका सीधा सीधा लाभ उत्तराखंड की जनता को एक बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। युवा मुख्यमंत्री ने अभी ये आदेश दिया है कि अब मीटिंगों में ज्यादा समय न देके प्रत्येक सोमवार अब अधिकारी जनता के बीच रहेंगे, उनके कामों को निपटारा करेंगे, यानी कि वर्क कल्चर को बदलने की कोशिश की जा रही है। और जो काम आपकी जिम्मेदारी है उस काम की पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर जो काम सौंपा गया है उसकी जवाबदेही आपकी होगी। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो उसका गंभीर परिणाम अधिकारियों को भुगतने पड़ेंगे। मुझे लगता है एक वर्क कल्चर में एक बड़े बदलाव की ओर उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की जनता को सीधे सीधे दिखता हुआ नजर आएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।